अ, नमस्ते भाइयों, मेरा नाम सतीश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय सतीश। हाय हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की कृपा है, आप सभी भाइयों का साथ है और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सुंदर प्रोग्राम है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवा में रहने के कारण आज अभी तक शराब का वो पहला जहरीला घूंट नहीं लिया और आज एक बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ। आप यहाँ उपस्थित सभी भाई जो नमस्कार। फिजिकल और जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए सभी को आज के ये 90 जो हमारा जो संस्थापक दिन है, फाउंडर्स डे, उसकी बहुत बहुत बधाई। और आज वो लोग थे करके आज हम लोग यहाँ पर है। उन्होंने जो काम किया है वो आज उन सब चीज़ों को याद करने का, उन लोगों को याद करने का कि जिन जिन लोगों के कारण आज मेरी जान बची हुई है, मैं, मेरा परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। और आज के दिन ही हम हमारे पूर्वजों ने जो काम किया हुआ है उनको याद करते हैं। समय का थोड़ा आज तकाजा ये है और भी एक कार्यक्रम में जाना है, तो मैं ज़्यादा एकदम बैक में न जाते हुए, जैसे बिल डब्ल्यू साहब का जन्म से लेके तो वो शराबी कैसे बने वहां तक न जाते हुए, थोड़ा सा एक ही जो कुछ जानकारी मैंने प्राप्त की है वो संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस फेलोशिप से जुड़ा हुआ हूँ, वो फेलोशिप है क्या। फर्स्ट आई नो द ऑर्गेनाइजेशन, देन आई लव द ऑर्गेनाइजेशन, देन आई विल सर्व द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये कैसी बनी, जब मैं उसके हिस्ट्री में जाऊंगा और जब मुझे उसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी, तब मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक प्रेम निर्माण होगा। और जब मेरा को प्रेम निर्माण हो जाएगा तो मैं उस संस्था की बहुत अच्छी तरीके से मैं सेवा कर सकता हूँ। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं उसका अनुभव भी ले रहा हूँ। क्योंकि हम जिस फेलोशिप से जुड़े हुए, ये कोई सर्वसाधारण फेलोशिप नहीं है। आज करीब 200 के आसपास कंट्रीज में अल्कोहलिक्स अनोनिमस फैली हुई है। लेकिन जब ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं बनी हुई थी, या हमारी, कह सकते कि हम बाल्यावस्था में थे, तब हमारे पूर्वजों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस को उन्होंने कैसे जिंदा रखा और मुझ तक मेरे पूर्वजों ने कैसे क्या पहुंचाई है। आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस हम बोलते कि अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये 7 समंदर पार करके आज हमारे भारत देश तक पहुंची हुई है। और भारत देश ही नहीं तो मेरे घर तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस पहुंच पहुंच चुकी है। तो इनमें बहुत लोगों का योगदान है। और आज का वो विशेष दिन है कि उन सब लोगों का जो योगदान है उनको याद करना, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करना, उनके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। तो वो समय था सन 1930-31 के आसपास का। मैं ज्यादा बैक नहीं जाऊंगा, जब अमेरिका में अल्कोहलिज्म काफी चरम सीमा में था। और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के जाने माने प्रख्यात साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर कार्ल यंग, और इन्होंने काफी शराबियों के ऊपर इलाज कर चुके थे। और आखिर में उन्होंने एक अपना खुद का एक फिलॉसफी बना दी थी, एक निष्कर्ष निकला था कि बाय मेडिकल प्रोफेशन एक शराबी एक होपलेस केस है। क्योंकि मेडिकल साइंस के पास ऐसी कोई दवाई नहीं थी कि एक शराबी को दी जाए और उसकी शराब बंद हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इसका एक इलाज भी बताया था कि अगर ऐसे एडिक्ट पर्सन में कुछ स्पिरिचुअल कन्वर्शन या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसे हम आध्यात्मिक बदल या आध्यात्मिक जागृति कहते हैं, ये अगर होता है तो वो ऐसे एडिक्शन से दूर हो सकते हैं। हम उन्होंने उसका उपाय बताया था, स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम। और उस समय ऐसे ही कुछ स्पिरिचुअल टूल्स को लेकर अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड ग्रुप, जिसमें सभी प्रकार के लोग थे, केवल शराबी नहीं थे। डॉक्टर कार्ल यूंग के बहुत सारे पेशेंट थे, उन्हीं में एक शराबी पेशेंट था, रोलैंड एच, जो अमेरिका का एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव था। वो अपनी शराब की समस्या लेके डॉक्टर कार्ल यूंग के पास जाते थे। कुछ समय शराब की उनको दूरी मिलती थी, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात उनकी शराब फिर से शुरू हो जाती थी। ऐसा काफी बार हो चुका था। एक बार तो काफी अरसे के लिए वो कार्ल यूंग के पास रुक गए थे और उनको ऐसा लगा था कि अभी मेरी शराब बंद हो गई। लेकिन जब वो वापिस न्यूयॉर्क आ गए, फिर उनकी शराब शुरू हो गई थी। तब उन्होंने डॉक्टर कार्ल यूंग से एक सवाल किया था कि मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, इसका ऐसा कोई परमानेंट इलाज नहीं है क्या। तब डॉक्टर कार्ल यूंग के वाक्य थे
कि मेरे पास जो कुछ औजार थे मेडिकल साइंस के, मैं सब औजार तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने में मैं मेडिकल साइंस को हदबल पाता हूँ। लेकिन मैंने कुछ लोगों को अपने जीवन में कुछ स्पिरिचुअल टूल्स को अपनाकर ऐसे एडिक्शन से दूर होते हुए देखा है, और रोलैंड एच को ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में जानकारी दी। रोलैंड एच ऑक्सफोर्ड ग्रुप में दाखिल हुए, वहां के जो प्रिंसिपल थे वो फॉलो करते हुए रोलैंड एच को भी शराब की दूरी मिलना शुरू हो गई। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के भी वही प्रिंसिपल थे कि दूसरे लोगों तक ये संदेश पहुंचाना। रोलैंड एच और ऑक्सफोर्ड के एक मेंबर थे शेप कॉर्नेल, इन्होंने अमेरिका के कोर्ट से एक शराबी की जमानत पे छुड़ाया, जिसका नाम था एडविन थाचर, जिसे हम एबीटी के नाम से जानते हैं, जो अपने शराबीपन के कारण पागल खाना तक देख चुका था और जेल तक जा चुका था। उसको जमानत पे छोड़ के उसको भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में लाया गया, और एबीटी भी ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल फॉलो करते हुए उसको भी शराब की दूरी मिलना शुरू हो गई। और यही एबीटी हमारे जो पहले को फाउंडर है बिल डब्ल्यू, इनके बचपने के दोस्त थे। दोनों का जन्म वर्मांट में हुआ था, उनका एजुकेशन साथ में हुआ था, दोनों जवान हुए थे और दोनों शराबी बन चुके थे। बिल डब्ल्यू का जन्म विले स्ट्रीट ईस्ट डॉर्सेट वर्मांट में हुआ था, लेकिन जब बाद में वो 182 क्लिंटन स्ट्रीट ब्रुकलिन में शिफ्ट हो गए थे पत्नी के साथ में। दोनों को जानकारी थी, दोनों शराबी हो गए थे। इधर 1934 साल, इधर एबीटी को सोब्राइटी मिल चुकी थी, लेकिन इधर 1934 साल में बिल डब्ल्यू का अल्कोहलिज्म काफी चरम सीमा में पहुंच गया था, और उस एक साल में उनको मैनहट्टन न्यूयॉर्क के चार्ल्स बी टाउन हॉस्पिटल में 3 बार एडमिट कर दिया गया था। जब पहली बार उनको उस हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो उनकी वो अवस्था देखकर, परिस्थिति देख के, वहां के सीनियर डॉक्टर थे विलियम डी सिल्वर, उन्होंने उनको एक होपलेस केस करके डिक्लेयर कर दिया था। डॉक्टर सिल्वर की थ्योरी ऐसी थी कि एक शराबी मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल सेंसिटिविटी, ये कैंची के दो पातों में इस प्रकार से फंस जाता है कि उसको न चाहते हुए भी शराब का सेवन करना ही पड़ता है। और बिल, तुम्हारी भी अवस्था उसी प्रकार से हो गई। बिल का 3 बार हॉस्पिटल में एडमिशन हो चुका था, लेकिन फिर भी शराब से दूर नहीं हो पा रहे थे। कुछ समय के लिए दूरी मिलती थी, लेकिन वापिस शराब की तरफ चले जाते थे। इस दौरान एबीटी को मालूम पड़ गया था कि मेरा दोस्त शराबी बन चुका है। नवंबर 1934 की बात है। एक दिन एबीटी ने बिल डब्ल्यू को फोन किया था कि मैं तुझे मिलने आ रहा हूँ। बिल डब्ल्यू बड़ा खुश हो गया था कि मेरा भी बचपने का दोस्त आ रहा है, अभी वही आनंद लेंगे, हम साथ में बैठेंगे, शराब का आनंद लेंगे, मजा करेंगे, पुरानी यादें ताजा होगी। एक बिल ने अपने एक ख्याली पुलाव उसके दिमाग में चालू हो गया। लेकिन जैसे ही एबीटी बिल डब्ल्यू के घर पे आए थे, और जैसे बिल ने दरवाजा खोला और उनको जो सामने जो व्यक्ति दिखा, बिल ने भी एबीटी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन जब एबी का चेहरा देखा तो उनको एक थोड़े अचंभित हो गई कि जिस उसके बारे में जो मैंने सोचा था वैसा दिख नहीं रहा है। एक आत्मविश्वास से भरा इंसान दिख रहा था, चेहरे में तेज था, आंखों में एक चमक थी। बिल ने उसको अपने घर पे बुलाया, और दोनों का वार्तालाप बिल डब्ल्यू के घर के किचन में शुरू हो गया। बातों बातों में बिल डब्ल्यू ने एबीटी को शराब ऑफर की, लेकिन एबीटी ने शराब पीने से इनकार कर दिया। बिल डब्ल्यू को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे, शराब को ना कैसे बोल सकता है, इसमें ऐसी क्या ताकत आ गई है। उसने उसका कारण पूछा तो एबीटी ने बताया कि मैं एक रिलीजियस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड ग्रुप। मैंने धर्म की शिक्षा ली है, और उसी के द्वारा मैं आज शराब से दूर हूँ। अगर तुझे भी बिल, अगर इस जंजाल से बाहर निकालना है, तो तू भी इसका फायदा ले सकता है इस संस्था से जुड़ के। एबीटी ने वो दिया हुआ ऑफर बिल डब्ल्यू ने ठुकरा दिया। बिल डब्ल्यू को वो बिल, क्योंकि एबीटी ने बोला था कि मुझे ईश्वर मिल गया है, बिल को ईश्वरी कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया था। इधर बिल डब्ल्यू का शराबीपन चल ही रहा था। फिर एबीटी ने फिर भी बिल डब्ल्यू का पीछा नहीं छोड़ा था। वही ऑक्सफोर्ड के मेंबरशिप कॉर्नल के फिर बिल डब्ल्यू को समझाने के लिए आए थे। बिल ने उनका मन रखने के लिए ऑक्सफोर्ड ग्रुप की एक मीटिंग भी किया था। बिल की कहानी में हम पढ़ते हैं कि वो बियर की 4 बोतलें लेके जा रहा था रास्ते से, एक एक बाटी और पीते हुए। वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग भी किया था, लेकिन फिर भी बिल डब्ल्यू शराब से दूर नहीं हो पा रहे थे। और 11 दिसंबर 1934, ये बिल डब्ल्यू की सोबराइटी डेट है। उस दिन चौथी और आखिरी बार उनके अति अल्कोहलिज्म के कारण फिर उसी टाउन हॉस्पिटल में बिल डब्ल्यू को एडमिट किया गया। उस समय की अवस्था देखकर डॉक्टर सिल्कवर्थ ने भी हाथ खड़े कर दिए थे।
उनके पत्नी के साथ में डॉक्टर सिलपत का जो संभाषण चल रहा था कि ये टोटल अभी गॉन केस हो गई है। अब इस ऐसी अवस्था में आ गया है कि इसको एक तो पागल खाने में भेजना पड़ेगा या कमरे में बंद करना पड़ेगा। अब इसको ईश्वर ही बचा सकता है। ये सब संभाषण बिल डब्ल्यू भी सुन रहे थे। उनकी पत्नी लुइस डॉक्टर के साथ में वार्तालाप कर रही थी कि डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हैं। बिल में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, वो जो चीज ठानता है वो पूरी करके रहता है। लेकिन शराब के मामले में इसकी इच्छा शक्ति क्यों कमजोर पड़ रही है पता नहीं। ये सब बिल डब्ल्यू ये संभाषण सुन रहे थे। बिल डब्ल्यू बड़े ये हो गए थे, निराश हो गए थे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले मेरा दोस्त एबीटे आया था, वो भी कह रहा था कि उसको ईश्वर मिल चुका है, उसके कारण वो इस शराब से दूर हो गया है। आज डॉक्टर भी कहता है कि मुझे ईश्वर ही बचा सकता है। तो मेरे बारे में वो ईश्वर कहाँ गया? उस हॉस्पिटल में बिल डब्ल्यू ने घुटने पे बैठ के उस ईश्वर को आवाज लगाई। उस समय के उनके वाक्य थे, आई विल डू एनीथिंग एनीथिंग एट ऑल इफ देयर बी अ गॉड लेट हिम शो हिमसेल्फ। अगर वो ईश्वर है तो मैं भी वो सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन उसने अपने अस्तित्व का मुझे प्रमाण देने को होना। और हमारे लिटरेचर में लिखा गया है कि उस रूम में बिल डब्ल्यू को एक दैवी साक्षात्कार हुआ, जिसे हॉट फ्लैश का नाम दिया गया है। एक घटना घटी बिल डब्ल्यू के साथ में। इसके बारे में डॉक्टर सिल्कवर्थ के साथ बिल डब्ल्यू ने चर्चाएं की। डॉक्टर सिल्वर को कोई अचंबा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे घटनाओं के बारे में सुना था। और उनको थोड़ी देर पहले का बिल डब्ल्यू और ये घटना होने के बाद के बिल में उनको काफी परिवर्तन दिखा। एक आत्मविश्वास उसमें जगा था, चेहरे पे चमक आ गई थी, बॉडी का वाइब्रेशन निकल गया था। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कहा, जरूर तेरे साथ में कुछ हुआ है, इसको पकड़ के रख, काउंट इट। दोस्तों 3 दिन के बाद 11 दिसंबर को बिल डब्ल्यू एडमिट हुए थे, और 3 दिन के बाद 14 दिसंबर को फिर एबीटी बिल डब्ल्यू को मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए। फिर बिल डब्ल्यू की समझाइश की, और जाते जाते एक किताब बिल डब्ल्यू को पढ़ने की दी, जो जिस सन 1902 में बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे डॉक्टर विलियम जेम्स, इनकी लिखी हुई किताब थी वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। वो किताब बिल डब्ल्यू ने हॉस्पिटल में पढ़ी। उस किताब में एक फ्रेज थी, डिफ्लेशन एट डेप्थ। ये कहीं ना कहीं बिल डब्ल्यू के मानसिकता के ऊपर परिणाम करके गया कि हम कितने निचले दर्जे पे जाके फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं खुद को। ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। 4 दिन के बाद 18 दिसंबर 1934 को बिल डब्ल्यू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, और एबीटी के साथ में बिल डब्ल्यू ने ऑक्सफोर्ड ग्रुप ज्वाइन किया। उस समय ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग कैलवरी एपिस्कोपल चर्च मैनहट्टन हुआ करती थी, और बिल डब्ल्यू को वहां से शराब की दूरी मिलना शुरू हो गई। इस दौरान बिल डब्ल्यू ने काफी लोगों को मैसेज देने का काम किया। बिल डब्ल्यू को शराबी ढूंढने के उस समय दो ही ऑप्शन थे। एक तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आने वाले शराबी, उनके साथ में चर्चा करता था, और दूसरा था उसी टाउन हॉस्पिटल में जहाँ बिल डब्ल्यू एडमिट हुआ करते थे। लेकिन शुरुआती दिनों में बिल डब्ल्यू को कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि उनको जो कैरिंग द मैसेज की जो एक टेक्निक थी, वो तो कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से जा रहे थे। जिस किसी शराबी के साथ में मिलते थे, उनको जो हॉस्पिटल में जो एक चमत्कार उनके साथ में हुआ था, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनको जो हुई थी, उसके बारे में चर्चा करते थे। तब डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनको समझाइश दी थी कि बिल, तुम्हारे साथ में जो हुआ वो हो गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखने वाला है। तुम इसके एवज में तुम्हारी शराब के प्रति जो आसक्ति थी, और जो शराब के प्रति जो प्यास थी, अगर उसके बारे में तुम कैसे शराब के लिए लायालित हुआ करते थे, और वो तुम ब्लैक आउट स्टेज तक कैसी शराब पीते थे, ये अगर तुम किसी शराबी के साथ में अपने एक्सपीरियंस बांटोगे तो शायद तुम्हें और दूसरे शराबी को शायद फायदा हो सकता है। बिल ने वो उस प्रकार से आगे में फिर मैसेज कैरी करने की कोशिश की। एक 5 महीने के आसपास बिल डब्ल्यू की सोबराइटी हो चुकी थी। इस दौरान बिल डब्ल्यू को एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी। उस नौकरी के सिलसिले में उनको न्यूयॉर्क से एक्रोन ओहियो शहर में आना पड़ा, एक मशीन टूल्स कंपनी का कब्जा लेने के लिए, क्योंकि बिल का लॉ का एजुकेशन भी हुआ था। कोर्ट में केस चल रही थी, लेकिन कोर्ट में वो केस बिल डब्ल्यू हार गए थे। उनके साथ में उनके कुछ कलीग्स भी आए थे, वहां के ऑफिस के लोग। वो बिल डब्ल्यू को छोड़ के चले गए। बिल डब्ल्यू अकेले मे फ्लावर होटल में रुके हुए थे। और कोई भी जब असफलता आती है तो मुझ जैसे शराबी को असफलता पचाना बड़ा कठिन होता है। बिल डब्ल्यू को भी असफलता पचाना बड़ा कठिन जा रहा था। होटल के लॉबी में वो चक्रे काट रहे थे, और वहां का जो वातावरण भी था, बड़ा एक शराबीमय वातावरण था। बिल डब्ल्यू का मेंटल ऑब्सेशन जागृत हो चुका था। उसका एक मन कहता था पहले बार में जाके जूस पिया जाए, फिर बाद में एक गिलास जिंजर पी जाए। ऐसे कश्मकश में वो चक्रे मार रहा था।
लेकिन कहीं ना कहीं जब बिल डब्ल्यू एडमिट हुआ करते थे उस समय डॉक्टर सिल्कवर ने उनको दी हुई एक समझ थी कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आए तो किसी शराबी के साथ में अपने अनुभव को साझा करना। बिल ने वो विकल्प चुना, पहले ये ट्राई कर लेते हैं। लेकिन नया शहर था, नए शहर में शराबी को ढूंढना कैसे, ये बड़ी कठिन समस्या थी। तो उसी होटल के रिसेप्शन के ऊपर जो एक लिस्ट लगी हुई थी कुछ लोगों के नामों की, उन लोगों को बिल डब्ल्यू ने अनजान लोगों को फोन लगाने का सिलसिला शुरू किया। बड़े बहुत सारे फोन कॉल उसके वेस्ट गए, उसको एक भी शराबी नहीं मिला। वो शराब के बारे में पूछता था, नहीं मिला। लेकिन एक फोन कॉल उसका एक लेडी को लगा, एक एपिस्कोपल मिनिस्टर थे पहले, वॉल्टर टंग्स, उनको लगा। उन्होंने भी कुछ लोगों के नाम और नंबर दिए। बिल ने वो भी ट्राई किया, उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन एक नाम था जो थोड़ा सा जाना पहचाना नाम था, उन नाम को बिल डब्ल्यू ने फोन लगाया। तो एक लेडीज ने वो फोन उठाया जिसका नाम था हेनरिटा सिबरलिंग, जो गुड ईयर रबर कंपनी के मालिक थे। उनकी बहू थी, वो खुद ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मेंबर थी और पिछले 2 सालों से एक शराबी के ऊपर काम कर रही थी। और ये दूसरा शराबी कोई और नहीं, हमारे दूसरे को फाउंडर थे डॉक्टर बॉब, जिनका पिछले 17 सालों से अल्कोहलिज्म इतने चरम सीमा में पहुंच चुका था कि उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद में शराब का सेवन करना पड़ता था। हेनरिटा ने उसी दिन डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू की मुलाकात करने की काफी कोशिश की, लेकिन उस दिन डॉक्टर बॉब काफी शराब पिए हुए थे, मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन दूसरे दिन डॉक्टर बॉब की पत्नी एनी स्मिथ ने उनको बताया था कि सिबरलिंग स्टेट से फोन आया था, एक कोई बंदा है जो आपसे मिलना चाहता है। और पत्नी की नाराजगी देखकर और उनको भी थोड़ा पश्चाताप हो रहा था कि चलो मन रखने के लिए हम चलते हैं, इस कंडीशन के ऊपर कि केवल हम वहां पर 15 मिनट वहां रुकेंगे, मैं 15 मिनट दे सकता हूँ। इस कंडीशन पे बिल डब्ल्यू को मिलने के लिए डॉक्टर बॉब तैयार हुए। वो दिन था 12 मई 1935। इत्तेफाक से मदर्स डे था। मदर्स डे बोलो तो जो सेकंड संडे आता है मई महीने का, वो मदर्स डे कहलाता है। संडे का दिन था। उस दिन दोनों सिबरलिंग स्टेट में गए, शाम का 5 बजे का समय था। उस समय डॉक्टर बॉब की उम्र एज थी 55 साल और बिल डब्ल्यू की एज थी 39 ईयर्स। एक 39 साल का शराबी 55 साल के डॉक्टर सर्जन को अल्कोहलिज्म के बारे में ज्ञान दे रहा था। और जब वार्तालाप शुरू हुआ सिबरलिंग स्टेट में लाइब्रेरी में, तो ये 15 मिनट का कमिटमेंट कैसे 5.5-6 घंटों में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। अगर हम डॉक्टर बॉब की कहानी बिग बुक में पढ़ते हैं तो उनमें उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने धर्म की शिक्षा ली थी, मुझे मेडिकल साइंस का ज्ञान था और भी बहुत सारे मैंने उपाय किए थे, लेकिन मुझे शराब से दूरी के लिए फायदा नहीं हुआ। लेकिन मानो ये मेरी कहानी बता रहा था। और उस दिन हम कह सकते कि काफी अरसे के बाद डॉक्टर बॉब 5-6 घंटे शराब से दूर थे। और यही हमारे दो पूर्वजों को मिला हुआ पहला राज है कि एक शराबी अगर दूसरे शराबी के साथ में अपने शराबीपन के अनुभव साझा करते हैं तो वो शराब से दूर रह सकते हैं। डॉक्टर बॉब को उस दिन शराब की दूरी मिल गई। उनकी पत्नी एनी स्मिथ का बहुत आग्रह था, उसके खातिर बिल डब्ल्यू ने मे फ्लावर होटल छोड़ के डॉक्टर बॉब के घर पर ही रहने के लिए आ गए। करीब 3 महीना वहां थे, क्योंकि बिल डब्ल्यू को बाद में कंपनी ने भी बोला था आप वहीं पे रहकर कोर्ट में ये केस चलाते रहिए। तो 3 महीने बिल डब्ल्यू वहीं पे उनके घर में रुके हुए थे। डॉक्टर बॉब को 12 मई 1935 से सोबराइटी मिल गई, लेकिन डॉक्टर बॉब ज्यादा दिन तक शराब की दूरी टिकाए नहीं रख सके। 3 हफ्ते तक डॉक्टर बॉब सोबर रहे, लेकिन 3 हफ्ते के बाद डॉक्टर बॉब को अटलांटिक सिटी में मेडिकल कन्वेंशन के काम से जाना पड़ा। और फिर उनके जीवन में वहां वापस शराब आ गई, वहां वो स्लीप हो गए। लेकिन बिल डब्ल्यू वहीं पर थे, उन्होंने उनको लाया। और उनका जो आखिरी एक ऑपरेशन करना था, उनका जो बॉडी का हाथों का जो एक वाइब्रेशन निकालने के लिए बिल डब्ल्यू ने उनको एक बियर ऑफर की थी, वो बिल डॉक्टर बॉब का जीवन का आखिरी ड्रिंक था। और वो दिन था 10 जून 1935। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होने के लिए मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। और इस फेलोशिप के दूसरे मेंबर डॉक्टर बॉब 10 जून 1935 को सोबर हो गए। इसलिए 10 जून 1935 जो आज का दिन है, हम पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फाउंडर्स डे करके मनाते हैं, नॉट अ फाउंडेशन, फाउंडर्स डे करके मनाते हैं। डॉक्टर बॉब को सोबराइटी मिल गई। इन दोनों को लगा कि हमको तो ये राज पता चल गया कि हम एक में से अपनी चर्चा करते तो शराब से दूर रह सकते, लेकिन हमारे जैसे दुनिया में बहुत सारे शराबी है, क्यों ना हम उनके साथ में अपने अनुभव साझा करें। और इन्होंने ये बीड़ा उठाया और इनको पहली सफलता बहुत जल्दी मिल गई। 15 दिन के बाद में 26 जून 1935 को एक्रोन सिटी हॉस्पिटल में इनको तीसरा मेंबर मिला, बिल डी, जो एक लॉयर था।
बिग बुक के पहले एडिशन में उसके एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बिग बुक के दूसरे तीसरे एडिशन में अल्कोहलिक्स एनोनिमस नंबर 3 ये टाइटल से उनके एक्सपीरियंस पब्लिश है। बिल डब्ल्यू 3 महीने के बाद वापस न्यूयॉर्क आ गए। उनको उसी टाउन हॉस्पिटल में हमारा चौथा ए मेंबर मिला, हैंक पी, जो एक बिजनेसमैन था। बिग बुक का पहला एडिशन है, उसमें द अनबिलीवर ए टाइटल से उसकी कहानी पब्लिश है। और उसी प्रकार बिग बुक का 10वां चैप्टर है टू एम्प्लॉयर्स, ये हैंक पी ने खुद लिखा हुआ है। उसके बाद 5वां मेंबर मिला फीज में, वो जो एक सदर्न मिनिस्टर का लड़का था। बिग बुक में अवर सदर्न फ्रेंड ए टाइटल से फीज में वो की कहानी पब्लिश है। ऐसे एक एक शराबी हमारे पूर्वजों के साथ में, ओल्ड टाइमर के साथ में जुड़ना शुरू हो गए। लेकिन अभी भी हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस तैयार नहीं हुई थी। 1935 से जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ, 1937 तक हमारे सभी मेंबर ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़े हुए थे। लेकिन 1937 में ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ में हमारा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि बिल डब्ल्यू ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाते थे। बिल डब्ल्यू का ऐसा मानना था कि एक शराबी दूसरे शराब मुझे शराबी के अनुभव फायदे में मंद रहेंगे, क्योंकि वहां पर सभी प्रकार के लोग थे। तो बिल डब्ल्यू ने शराबियों को ढूंढ के अपना एक अलग मीटिंग करना चालू कर दिया। साथ ही साथ बिल डब्ल्यू ने अपने ब्रुकलिन के घर में हर मंगलवार को मीटिंग भी लेना चालू कर दिया था शराबियों की। साथ ही साथ कुछ शराबियों को उसने अपने घर में पनाह भी दी थी, उनका खर्चा पूरा बिल डब्ल्यू उठाता था। उतनी उनकी पत्नी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी और ये घर का काम भी करती थी, खर्चा भी चलाती थी। ये जो बिल डब्ल्यू का रवैया था उस समय के ऑक्सफोर्ड ग्रुप के, और भी बहुत सारे कुछ कारण है जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, ये वहाँ के ऑक्सफोर्ड ग्रुप के लोगों को पसंद नहीं आया। उस समय ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सर्वे सर्वा थे डॉक्टर सैमुअल शूमेकर, ये समर वेकेशन पर गए थे। और बिल डब्ल्यू के बाकी मेंबर के साथ में कुछ क्राइसिस हो गए, और बिल डब्ल्यू हमारा ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ में ब्रेकअप हो गया और हम बाहर निकल के आ गए। अब उस समय में हमारे पास में कोई नाम नहीं था, कार्यक्रम नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जगह नहीं थी। करीब 100 के आसपास हमारी मेंबरशिप हो गई थी एक्रोन और न्यूयॉर्क में। अब ऐसा तय हो गया था कि हम अभी अपनी अलग एक फेलोशिप तैयार करेंगे, संस्था निर्माण करेंगे। शराबियों के लिए हम अलग अलग शहरों में ट्रीटमेंट सेंटर्स खोलेंगे। हॉस्पिटल की चेन हम अलग अलग शहरों में ओपन कर देंगे और वहां पे पेड सर्वेंट रखेंगे। ये बहुत बड़ा विजन इन्होंने तैयार कर लिया था। लेकिन ये इतना बड़ा विजन पूरा करने के लिए काफी मात्रा में उस समय पैसों की आवश्यकता थी। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? ये मेरा बताने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि उस समय की आप परिस्थिति में आपके आंखों के सामने में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या किया होगा। तो उस समय अमेरिका में बहुत बड़े रईस थे, जॉन डी रॉकफेलर जूनियर, उनकी काफी चैरिटीज चलती थी। उनसे अपने को काफी मात्रा में पैसा मिल सकता है ये काम के लिए। तो रॉकफेलर के साथ में हमारी दिसंबर 1937 में अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई। अब रॉकफेलर से जो अपॉइंटमेंट हुई वो भी आसानी से नहीं मिली। उसके लिए बिल डब्ल्यू के सिस्टर जी डोहार्टी थी, उनके पति थे डॉक्टर लियोनार्ड स्ट्रांग, उनकी मदद से, क्योंकि जॉन डी रॉकफेलर के जो असिस्टेंट थे ए लीरॉय चॉपमैन, उनके रिलेशन थे, उनके द्वारा वो दिसंबर 1937 में मीटिंग तय हुई। वहाँ रिचर्डसन थे, फ्रैंक एमोस थे, रॉकफेलर थे। और इन्होंने ये किस प्रकार के शराबी थे, कैसे शराब से दूर हुए और अन्य शराबियों के लिए किस प्रकार से इनको काम करना, इन्होंने अपना पूरा विजन उनके सामने में रखा। दोस्तों, जो बात हमको समझ में नहीं आई वो हमारे जो नॉन अल्कोहलिक लोग हैं उनको समझ में आई कि पैसा हमारे लिए कितना घातक है। रॉकफेलर ने पूरा सुनने के बाद एक ही निष्कर्ष निकाला, तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारा तुमने जो तय किया हुआ विजन भी अच्छा है, लेकिन अगर तुम इसमें बाहर से पैसा मिक्सअप करोगे तुम्हारा विजन कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि जहां पैसा आता है वहां सत्ता आती है, सत्ता के लिए फिर संघर्ष होते हैं, और जहां संघर्ष होते हैं उसके टुकड़े होते हैं। इस कारण से पैसा मिला नहीं। एक इनिशियली स्टेज के लिए $5,000 उन्होंने डोनेट किए थे हमको। वो $5,000 में से डॉक्टर बॉब का जो एक्रोन ओहियो का जो घर था वो गिरवी था, वो छुड़ाने में ही चले गए आधे से ज्यादा। बचे हुए पैसे बिल और डॉक्टर बॉब को $25 $30 हफ्ते के खर्चे के लिए मिलते थे। पैसा नहीं मिलने के कारण इन्होंने जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सेंटर्स ये जो विजन तय किया था ये पूरा कोलैप्स हो गया, धरा का धरा रह गया। लेकिन एक बात तय हो गई कि हम अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे। उसके लिए 17th विलियम स्ट्रीट, नेवार्क न्यू जर्सी में हमारा एक छोटा सा टिनी ऑफिस खोला गया। रुथाक नाम की सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया और 12 मई 1938 को
ये तारीख याद है, 12 मई 1938 को अल्कोहलिक फाउंडेशन के नाम से हमारी ये फेलोशिप स्थापन हुई। अगर हम फाउंडेशन डे मनाते हैं तो 12 मई 1938 है, इसलिए हम फाउंडेशन डे नहीं मनाते, हम फाउंडर्स डे मनाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस जो मैं क्लियर करने की कोशिश की। और यहाँ से हमारे फाउंडेशन का काम शुरू हुआ। डॉक्टर बॉब की एज ए ट्रस्टी, बिल डब्ल्यू एज एडवाइजरी कमिटी, और नॉन अल्कोहलिक चार्ल्स बी टाउन, जॉन डी रॉकफेलर, ऐसे कुछ लोग जो थे, ये हमारे नॉन अल्कोहलिक लोग, ये हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में थे, और यहाँ से फाउंडेशन का काम शुरू हुआ। अभी भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को लिफ्ट नहीं मिली थी। एक बात ध्यान में आई कि हम करीब 100 के आसपास संख्या में हो चुके हैं। अभी भी अल्कोहलिज्म का प्रमाण बहुत सारा है। जो हमको एक शराब की दूरी का जो मार्ग मिला हुआ है, तो अन्य शराबी तक हमको पहुंचना पॉसिबल नहीं है। हम वो उन तक हम कैसे पहुंचे और हमसे कैसे जुड़े, ये बहुत बड़ा टास्क था। हमको पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा तो क्यों ना हम हमारे अनुभव के आधार पर हम ना अपना लिटरेचर छापेंगे। सबकी सम्मति मिल गई, और हमारा जो मेन ग्रंथ जिसे हम कहते हैं बिग बुक, इसको मान्यता दी गई कि हमारे अनुभव से हम अपनी किताब छापेंगे, और ये किताब उन लोगों तक पहुंचेगी जो हम तक नहीं पहुंचे हैं, और वो हमसे जुड़ पाएंगे, और साथ ही साथ इसके बिक्री से 2 पैसे आएंगे जिससे हम अल्कोहलिक फाउंडेशन का काम भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, इन्होंने किताब लिखने के लिए तो हामी भर दिया, लेकिन सबसे बड़ा टास्क ये था, बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि अल्कोहलिक्स फाउंडेशन के पास में जर्नलिस्टिक एक्सपर्ट नहीं थे। किताब लिखेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो ऐसा तय हुआ कि हर एक जन अपनी अपनी कहानी खुद लिखेगा। लोगों की कहानी आना शुरू हो गई। जो न्यूयॉर्क के मेंबर थे उनकी कहानी बिल डब्ल्यू इकट्ठा करते थे, और एक्रॉन के 16 और 2 क्लेवलैंड के, हमारा एक मेंबर था जिम बरवेल, बिग बुक में उसके अनुभव है, विसियस साइकिल ये टाइटल से पब्लिश है। उसने 2 मेंबर वहां के, ऐसे क्लारेंस नाइडर और जिम बरवेल के, ऐसे 18 स्टोरीज एक्रोन से आई, और बाकी न्यूयॉर्क से। बिल डब्ल्यू और हैंक पी, हमारे चौथे मेंबर, उस स्टोरीज में एडिटिंग किया करते थे। किसी के 7 पन्ने के, किसी के 2 पन्ने के, ये पैराग्राफ बराबर नहीं है, ऐसा है। फिर एक तूफान खड़ा हुआ कि हमारी पर्सनल स्टोरीज में ये काटछाट करने वाले ये कौन है। फिर दोस्तों ग्रुप कॉन्शियस हुआ। ग्रुप कॉन्शियस के अंतर्गत ये तय हुआ कि बिल डब्ल्यू को एक प्राइमरी ऑथर करके नियुक्त किया गया, एडिटिंग के पावर दिए गए, और हैंक पी और बिल डब्ल्यू वो उसमें एडिटिंग करके एक्रोन और न्यूयॉर्क में भेजा करते थे। वहां से पास आउट होने के बाद में रूथॉक सेक्रेटरी को डिक्टेट किया जाता था, और हमारा वो प्रेस में छपने के लिए जाता था। ये लिखने का काम शुरू हुआ। बाद में दिक्कत आई, इसको छपाएंगे कैसे, छपाने के लिए भी बहुत पैसे लगते थे। हमारी जो पहली बिग बुक है वो एकदम से नहीं छापी गई है। पहले बिग बुक के 2 ही चैप्टर छापे गए। पहला चैप्टर था बिल की कहानी, और दूसरा था देयर इज अ सॉल्यूशन। ये पब्लिश हुए। उसके बाद में बिग बुक का तीसरा और चौथा चैप्टर तैयार हो गया था। उसी समय एक रात को बिल डब्ल्यू ने केवल आधे घंटे में 12 कदम लिख डाले थे। क्योंकि 1938 को बिग बुक हमारा लिखना शुरू हुआ, ये पहले 3 साल थे गलतियां करो और सीखो वाला था। तब समझ में आ गया कि हमारे शराबियों का प्रॉब्लम कुछ और अलग है। हमारा शराबी प्रॉब्लम नहीं तो और भी है। तो हमारी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ये 12 कदम लिखे गए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 6 कदम थे, उसको कन्वर्ट करके 12 कदम लिखे गए। ये पूरा सत्य नहीं है। ये 12 कदम लिखने के लिए बिल डब्ल्यू ने जिन जिन चीजों का सहारा लिया, वो था एजे रसेल, एक ऑथर थे, उनकी लिखी हुई किताब थी फॉर सिनर्स ओनली, उस किताब का सार था। उसके बाद में डॉक्टर विलियम जेम्स की किताब थी वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, उस उसका सार था। डॉक्टर सिल्कवर्थ की थ्योरी थी, और ऑक्सफोर्ड के 6 कदम थे। इनको पूरा मिला के बिल डब्ल्यू ने आधे घंटे में 12 कदम लिख डाले। और ये 12 कदम बिग बुक का जब 5वां चैप्टर है हाउ इट्स वर्क, ये पूरे 12 कदमों का पूरा सारांश 5वें चैप्टर में लिया गया। बिग बुक छपाई के लिए तकलीफ आ रही थी, छपाने के लिए पैसे चाहिए थे, पैसा कहाँ से लाएंगे। $2,500 का कर्जा चार्ल्स बी टाउन जो थे टाउन हॉस्पिटल के मालिक, उनसे लिया गया। फिर भी पैसा कम पड़ा। फिर जब हमारे प्रेस में कॉपी अटक गई थी, वो छुड़ाने के लिए हमारा 5वां मेंबर था फीस में, उसकी सिस्टर बहन थी एग्नेस, जो कांग्रेस लाइब्रेरी न्यूयॉर्क में काम करती थी, उससे $1,000 का कर्जा लिया गया। फिर भी काम नहीं जमा, पैसों की तंगी आ गई थी। तब ग्रुप कॉन्शियस हुआ।
हमारा जो चौथा मेंबर था हैंक पी, वो बड़ा बिजनेसमैन था और उसका बहुत माइंड चलता था। अब यहाँ पर अपन बिल डब्ल्यू का जो शेयर मार्केट का जो नॉलेज है उसका फायदा लेंगे। हम अपने फाउंडेशन के शेयर्स निकालेंगे, वो बेचेंगे और उससे पैसा आएगा, और वो पैसा हम अपने किताब के लिए लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, शेयर्स मार्केट में निकालना कोई आसान बात नहीं थी। शेयर मार्केट में शेयर निकालने के लिए कंपनी की आवश्यकता होती है। आनंद फानन में इन्होंने वर्क पब्लिशिंग इनकॉर्पोरेटेड नाम से वो कंपनी तैयार किया, उसके 500 शेयर 600 शेयर उन पब्लिश किया। उसका उस समय में सेलिंग रेट था $25। पूरे शेयर्स नहीं बेचेंगे, क्योंकि पूरे शेयर्स बेच दिया और जिस किसी ने ज्यादा खरीद लिया तो वो मालक बन जाएगा। तो उसके 2/3 ही शेयर बेचे गए। 200 शेयर्स मार्केट में बेच के $5,000 जमा हुए। वो $5,000 उस समय में अमेरिका में हार्पर एंड ब्रदर्स पब्लिशिंग कंपनी थी, जो बहुत नामी कंपनी थी, उनके साथ में हमारा एग्रीमेंट चल रहा था। लेकिन पूरे जो रॉयल्टी राइट्स थे वो हार्पर एंड ब्रदर्स की तरफ जाने वाले थे, वो हमारे पूर्वजों को मंजूर नहीं था, इसलिए वो करार रद्द हो गया। फिर एक कॉर्नवॉल प्रेस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर एडवर्ड ब्लैकवेल, उनके साथ में करार हुआ। वो $5,000 उनको एडवांस के तौर पर दिए गए और हमारा प्रिंटिंग का काम शुरू हुआ। सबसे हल्के दर्जे का कागज, जो सस्ता कागज था, वो इस्तेमाल किया गया। वो हल्के दर्जे का होने के कारण काफी जाड़ा था, और उसका फिर साइज इतना बड़ा हो गया कि उसको इसीलिए हम बिग बुक कहते। बहुत मोटी किताब हो गई थी। वो मोटी किताब देखने का सौभाग्य मुझे 2019 में मिला, जब हमारी 25वीं कॉन्फ्रेंस थी। तो जीएसओ न्यूयॉर्क से एक डेलीगेशन आया था। उन्होंने एक कॉपी हमारे जीएसओ इंडिया को गिफ्ट की हुई, जो आज भी हमारे आर्काइव्स में रखी हुई है मुंबई में। काफी मोटी किताब, इसलिए उसको बिग बुक कहा जाता है। ऐसे करते करते हमारी बिग बुक छपने का काम शुरू हुआ। जनवरी 1939 को बिग बुक पूरी तैयार हो गई थी और आखिरी स्टेज आ गई थी इस किताब को नाम क्या देने का। अब 100 के आसपास हमारी मेंबरशिप हो गई थी, लगभग समझ लो कि 100 के आसपास नाम आ गए थे, जिसमें था वे आउट, एल्कोहलिक्स अनोनिमस, ड्रंकन स्क्वाड, ड्राई ग्लास, बिल डब्ल्यूज मूवमेंट, ऐसे नाना प्रकार के नाम आए थे। अब इतने सारे नाम आने के कारण कंफ्यूजन हो गया था कि अभी किसकी मानेंगे। तो फिर एक ग्रुप कॉन्शियस के अंतर्गत यह तय हुआ कि हम वोटिंग करेंगे, जिस नाम को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो नाम हमारी किताब को देंगे। और जब वोटिंग हो गई तो 18 वोट मिले थे वे आउट को, और उससे एक कम वोट मिला था, 17 वोट अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम को। तो वे आउट नाम को सबसे ज्यादा वोट मिलने के कारण हमारी किताब को वे आउट नाम देना लगभग फाइनल हो गया था। लेकिन किसी एक मेंबर ने फिर शंका उत्पन्न की कि पहले हम अब तहकीकात कर लेते हैं कि इस नाम से कोई मार्केट में किताबें पब्लिश हुई है क्या। पांचवा मेंबर हमारा फीस में, उसको कांग्रेस लाइब्रेरी न्यूयॉर्क भेजा गया, जहां उसकी सिस्टर थी। और उसने वहां से जो इन्फॉर्मेशन लाया कि वे आउट नाम से ऑलरेडी 13 किताबें अलग अलग ऑथर की पब्लिश हो चुकी है। हमारे पूर्वजों को ऐसा लगा कि हमारे पहला ही लिटरेचर है, ये यूनिक होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए। और वे आउट नाम से ऑलरेडी 13 नाम से किताबें पब्लिश है, 13 किताबें, तो हम वो नाम नहीं देंगे। तो दूसरे नंबर पे जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम था, वो नाम देके हमारा बिग बुक 10 अप्रैल 1939 को 4,730 कॉपीज पहला लॉट पब्लिश हुआ। और उसके अगले ही महीने में क्लेवलैंड में हमारा तीसरा ग्रुप स्थापन हो गया, क्लारेंस स्नाइडर के मदद से। क्लारेंस स्नाइडर बोलो तो बिग बुक में उसकी कहानी है, होम ब्रू मिस्टर, घर में शराब बनाने वाला। सबसे लॉन्ग सोब्राइटी का बंदा था, 1938 से 1984 तक करीब 46 साल उनकी सोब्राइटी रही है उनके मदद से। और उन्होंने उस ग्रुप को नाम दिया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस। ये नाम सबको अच्छा लगा, और यही नाम फिर हमारी फाउंडेशन ने अडॉप्ट किया 1939 को, और फिर अल्कोहलिक फाउंडेशन अल्कोहलिक अनोनिमस के नाम से 1939 से काम करना शुरू हुई। अभी भी हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को लिफ्ट नहीं मिली थी। इसी 39 साल में मॉरिस मार के एक ऑथर था, उसने एक आर्टिकल लिखा अल्कोहलिक एंड गॉड, और लिबर्टी मैगजीन के एडिटर और मालक थे फुल्टन आर्सलर को उनको छपाई के लिए दिया। लिबर्टी मैगजीन में 30 सितंबर 1939 को यह आर्टिकल पब्लिश हुआ, और पहली बार 800 मेंबर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कांटेक्ट में आए, एक लिफ्ट मिल गई थी। और यही आर्टिकल पढ़कर और हमारा बिग बुक पढ़कर फिलाडेल्फिया शहर में एक लोनर मेंबर सोबर हो गया, जॉर्जस। जॉर्जस और उसकी पत्नी थी क्लारेंस, इन दोनों ने फिलाडेल्फिया शहर में अल्कोहलिक्स अनोनिमस को 1-1.5 साल में काफी बढ़ा दिया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ख्याति बढ़ रही थी। तो एक्चुअली ये मूवमेंट क्या है, तो प्रिंट मीडिया के लोग हमारे पीछे लगे कि एक्चुअली शराबियों की ये क्या मुहिम है, ये क्या ऑर्गेनाइज मूवमेंट है। तो ये
बाद सैटरडे इवनिंग पोस्ट के मालिक और एडिटर थे जज कर्टिस बॉक, उनके पास में आई। तो उन्होंने इनकी जानकारी निकालने के, उनका एक तेज तर्रार रिपोर्टर था जैक अलेक्जेंडर, उसको इस जिम्मा सौंपा कि इसकी जानकारी हासिल करो। जैक अलेक्जेंडर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल हुआ, काफी समय उसने बिताया, और जब उसको सही हकीकत मालूम पड़ी कि ये शराबी किस प्रकार से शराब से दूर है और दूसरे शराबियों के लिए कैसे जी जान से मेहनत करते हैं, उस आधार पर उसने 1 मार्च 1941 को सैटरडे इवनिंग पोस्ट में एक आर्टिकल पब्लिश किया, और मानो यूएस, यूरोप, कनाडा में क्रांति हो गई। करीब 8,000 के आसपास मेंबर शराबियों का हमारे ऊपर में एक बहुत बड़ा ये आ गया, क्राउड आ गया, और उसके कारण अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में अल्कोहलिक्स अनोनिमस फैलना शुरू हो गई। 41 को जो क्रांति हुई, ये 46 तक, ये 6 सालों में अल्कोहलिक्स अनोनिमस काफी बढ़ चुकी थी, और जो नहीं होना चाहिए वही हो गया। ये जो 6 साल का जो समय था, एक अराजकता वाला काल था, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई नियम नहीं थे, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला चालू हो गया था, मनमानी चालू हो गई थी। और फिर हजारों की संख्या में न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर में कंप्लेंट आना शुरू हो गई थी, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में काले थे, गोरे थे, ईश्वर को मानने वाले, नहीं मानने वाले, गरीब थे, रईस थे, शिक्षित थे, अशिक्षित थे, सभी प्रकार के लोग थे, यहाँ तक कि समलिंगी भी थे। तो कोई नियम नहीं होने के कारण हर एक गलती हमारे ओल्ड टाइमरों ने उस समय की, और उस समय, वो जो समय था अल्कोहलिक्स अनोनिमस को डुबाने वाला समय था, क्योंकि हमारे ये दो दो को फाउंडर थे, इनको ही फेलोशिप जानती थी, इनके पास में हजारों की संख्या में कंप्लेंट आती थी, और उनका निवारण करना इनको बड़ा कठिन जा रहा था। एक टिपिकल उत्तर हो गया था कि आपके फेलोशिप के हित में आप योग्य निर्णय ले सकते हैं। हमारे पूर्वजों के सामने में दो बहुत बड़े उदाहरण थे। बाल्टीमोर की वॉशिंगटोनियन सोसाइटी थी, जिनकी 6 लाख के ऊपर मेंबरशिप हो गई थी, उनको करीब अल्कोहलिज्म का आंसर मिल चुका था, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल लोगों को अपने मूवमेंट में एंटर किया था, और बाद में वो व्हाइट एंड ब्लैक वाला जो इशू वहां पर हो गया था, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो गई थी। खुद हमारे को फाउंडर का एक्सपीरियंस था, खुद ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़े थे, वहां पे सोब्राइटी मिल गई थी, लेकिन वहां पर जुड़ने के बाद में भी वहां क्राइसिस हो गया, और इन्होंने अलग ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर ली थी। ऐसा ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस के भी टुकड़े हो सकते हैं, ये टूट सकती है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या, उस समय हमारे वॉशिंगटन डीसी का मेंबर था अर्ल टी, उसके साथ बैठकर बिल डब्ल्यू ने 12 पॉइंट निकाले हमें एकता में बांधने के लिए। ग्रे पॉइंट हमारा शुरू हो चुका था 44 में नेशनल, फिर 46 में इंटरनेशनल उसको डिक्लेयर कर दिया था। ग्रे पॉइंट में ये 12 पॉइंट बिल डब्ल्यू ने जो लिखे थे वो डाल दिए थे, तब इसको टाइटल था 12 पॉइंट टू एश्योर अवर फ्यूचर। लेकिन दोस्तों, ये 12 पॉइंट जिसमें हमको बांध दिया था, शराबी मानने को तैयार नहीं थे। बिल डब्ल्यू को 1946 में लिखने के बाद में भी 4 साल, 5 साल तक, 50 तक हर ग्रुप जाके, गांव गांव जाके, अलग देशों में जाके इनका इंपॉर्टेंस क्या है ये बताना पड़ा। यहाँ तक कि बिल डब्ल्यू को बोला जाता था, बिल डब्ल्यू किसी को फोन करके बोलते थे कि ये 12 ट्रेडिशंस का जो ये है पॉइंट है, ये मुझे शेयर करने के लिए आना है। तो बिल डब्ल्यू को जवाब मिलता था, तू कैसा शराब पीता था, कैसा गिरता था, तेरी क्या अवस्था होती थी, ये अगर सुनाने आता है तो हमको मजा आएगा, लेकिन ये 12 ट्रेडिशंस का जो तुनतुना है, ये बजाने के लिए हमारे यहाँ मत आओ, ऐसे उसको जवाब मिलते थे। लेकिन दोस्तों, बिल डब्ल्यू ने तब भी अपनी कांस नहीं छोड़ी, और 4 साल बाद 1950 में पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन क्लेवलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ। उस कन्वेंशन में ये 12 पॉइंट को 12 ट्रेडिशंस करके एडॉप्ट किया गया, हमारी सेकंड लीगेसी तैयार हो गई, और यही 1950 साल है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मैं कहता हूँ मनुष्य साल है, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो दो मेन पिलर थे, आधार स्तंभ थे, बिल और डॉक्टर बॉब, उसमें का एक आधार स्तंभ डॉक्टर बॉब के रूप में ढह गया। 16 नवंबर 1950 को डॉक्टर बॉब का कैंसर से देहांत हो गया। बिल डब्ल्यू अकेले गिर गए थे, और बिल डब्ल्यू को तब रियलाइज हुआ कि आज डॉक्टर बॉब गए, कल मैं भी जाने वाला हूँ। अभी इतनी बड़ी फेलोशिप बढ़ गई है, और पूरी फेलोशिप की जो डिपेंडेंसी थी इन लोगों के ऊपर थी, क्योंकि इनके पास में निर्णय शक्ति थी, इनका इन्वॉल्वमेंट था, लोग इनको ही जानते थे, कल मैं भी चला जाऊंगा तो ये कैसा होगा। बिल डब्ल्यू को रियलाइज हुआ कि अब ये समय आ गया, ये फेलोशिप इनके ही स्वाधीन कर देना चाहिए।
दोस्तों बड़ा करेज लगता है, इतना बड़ा एम्पायर मुझ जैसे शराबी के हाथ में सौंप देना। यही लोग अब इसकी सेवा करेंगे, लेकिन सेवा करने के लिए भी कोई तो भी मापदंड होना चाहिए। तो हमारी इसमें एक डेमोक्रेसी लगाई गई, ऑफ द मेंबर, बाय द मेंबर, फॉर द मेंबर। हम हमारे में से ही हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवा के लिए हम अपने लीडर चुनते हैं, जिसे हम ट्रस्टेड सर्वेंट कहते हैं। और सर्विस के लिए 12 कॉन्सेप्ट लिखे गए। 1954 में कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए थे, लेकिन इसको अडॉप्ट किया। हमारा दूसरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंट लुइस में ऑर्गेनाइज हुआ, वहां पर ये 12 कॉन्सेप्ट को भी अडॉप्ट किया गया और हमारा पूरा 3 लीगेसी कार्यक्रम तैयार हो गया। इसी कन्वेंशन में हमारा सर्कल एंड ट्रायंगल जो लोगो है वो भी अडॉप्ट किया गया था, लेकिन वो बाद में 1998 में हमने क्विट कर लिया, विड्रॉ कर लिया है। इसी कन्वेंशन में बिग बुक का सेकंड एडिशन भी पब्लिश हुआ था। बिग बुक का थर्ड एडिशन 1976 और फोर्थ एडिशन सन 2001 में पब्लिश हुआ है। हर 5 साल के बाद में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज होते गए। फिर उसके बाद 5 साल के बाद 1960 में लॉन्ग बीच में हुआ। उसके 5 साल बाद टोरंटो कनाडा में 1965 को कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हुआ। ये टोरंटो कनाडा का कन्वेंशन जो था, ये बहुत महत्वपूर्ण कन्वेंशन था। ये कन्वेंशन की थीम थी आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये केवल थीम नहीं थी, तो इसका डिक्लेरेशन भी लिखा गया। हमारे फॉर्मर ट्रस्टी थे अलियस, उनके साथ बैठ के बिल डब्ल्यू ने इसका डिक्लेरेशन लिखा। When anyone anywhere reaches out for help, I want a hand of a always to be there and for that I am responsible। यानी जहां कहीं ए को मदद के लिए पुकारा जाएगा, वहां ए का मदद का हाथ पहुंचने के लिए होना, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इस कन्वेंशन में बिल डब्ल्यू साहब ने जो अपनी शेयरिंग किया था, उसके चंद वाक्य मैं यहाँ बताता हूँ कि बिल डब्ल्यू कह रहे थे कि आज 1935 से लेकर 65 तक हमारी मूवमेंट को 30 साल हो गए, और 30 साल में हम देखते हैं कि हमारा जो सोबराइटी का प्रमाण है 10% भी नहीं है, और अल्कोहलिज्म का प्रमाण इतना ढेर सारा है। तो हमारी जो मूवमेंट है, भविष्य में हमारी इस मूवमेंट को वो 10% आंकड़ा भी हमको अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हर एक मेंबर की क्या जिम्मेदारी है, ईच वन रीच वन। एक प्रकार से मेरे से बिल डब्ल्यू साहब ने वचन लिया हुआ है कि जहां कहीं ए को पुकारा जाएगा, वो आखिरी सफरिंग अल्कोहलिक तक ए का मदद का हाथ पहुंचने के लिए होना। उसके 5 साल के बाद में 1970 में मियामी बीच फ्लोरिडा, यहाँ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हुआ। इस कन्वेंशन की थीम थी यूनिटी। 65 में आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये स्लोगन पहली बार यूज हुआ। 65 से इसका यूज होना शुरू हुआ है। 1970 में मियामी बीच फ्लोरिडा में जो कन्वेंशन हुआ, उसकी थीम थी यूनिटी। उसका भी डिक्लेरेशन था, हमारे वही फॉर्मर ट्रस्टी अलियस के साथ बैठ के बिल डब्ल्यू साहब ने लिखा, दिस वी ओवेज टू एस फ्यूचर टू प्लेस अवर कॉमन वेलफेयर फर्स्ट टू कीप अवर फेलोशिप यूनाइटेड, फॉर ऑन ए यूनिटी डिपेंड अपॉन अवर लाइव्स एंड लाइव्स ऑफ दोज टू कम। ये डिक्लेरेशन के ऊपर नाइट की बात थी, रात की। हमारे जीएसओ न्यूयॉर्क के हमारे जनरल मैनेजर थे बॉब यच, इन्होंने बहुत बड़ा मस्त वाक्य बोला था कि ये यूनिटी डिक्लेरेशन जो है हमारी फेलोशिप के लिए एक सीमेंट का काम करेगी, मजबूती प्रदान करेगी। और अगर हम यूनाइटेड है तो हम जिंदा है, और हमारे यूनाइटेड रहने के ऊपर ही हमारे बाद जो आने वाले शराबी है उनका भी जीवन हमारी यूनिटी के ऊपर निर्भर करता है। और यही 1970 का कन्वेंशन बिल डब्ल्यू साहब का आखिरी कन्वेंशन था। उसके 1 साल के बाद में बिल डब्ल्यू साहब को आखिरी समय में इम्फेसिमा नाम के डिसीज से ग्रसित हो गए थे, सांस लेने में तकलीफ होती थी। वो जहाँ कहीं जाते थे अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके जाते थे, और उसका कन्वर्शन बाद में निमोनिया में हो गया। और 24 जनवरी 1971 को बिल डब्ल्यू साहब का देहांत हो गया। बिल डब्ल्यू साहब की शादी की तारीख भी 24 जनवरी 1918 है, और 24 जनवरी के दिन ही उनका देहांत हो गया। ये एक कोइंसिडेंस है। ये था दोस्तों वर्ल्ड वाइड इतिहास। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, और इन बिटवीन बहुत सारी घटनाएं घटी थी। मेरा बताने का, इतिहास में जाने का तात्पर्य यही है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। ये घटनाएं अगर हम याद करते हैं, जब 1938 में हमारी बिग बुक छप रही थी, उस समय ही बिल डब्ल्यू का जो ब्रुकलिन का घर था वो नीलाम हो गया। दोनों मियाँ बीवी बेघर हो गए थे। उस समय मुझ जैसा शराबी अगर रहता बिल डब्ल्यू की जगह, तो शायद मैं पहले ये देखता था, मेरे को काम धंधा देखना है, मेरे को मेरा घर बार देखना है, रहने की व्यवस्था नहीं है वो देखूंगा। लेकिन ऐसे भी परिस्थिति में उन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दामन नहीं छोड़ा। 2 साल तक
लोगों के घर में रहे, कभी इसके घर कभी उसके घर, हैंक पी के घर, ऐसे काफी लोगों के घर में रह रहे के 2 साल के बाद में उनको, उनके वेस्टचेस्टर कंट्री के दोस्त थे, उनके मदद से उनको एक घर मिला जो आज जिसे स्टेपिंग स्टोन कहते हैं, कैथोना में, बेडफोर्ड हिल्स कैथोना, वो घर मिला। लेकिन उन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दामन नहीं छोड़ा। बहुत सारी बातों का इतिहास है हमारी। अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया था कि 1941 से 46 का जो समय था, एक अराजकता वाला था। हमारे मेंबर लोग दूरदर्शन पर जा रहे, आकाशवाणी पर जा रहे, इंटरव्यू दे रहे, पेपर में फोटो आ रहे, शराब की कंपनियां हमारे संपर्क में आ गई थी कि शराब की एडवर्टाइज करो, शराब कैसी पी जाए। वही आदमी बता सकता है जिसने शराब का सेवन किया है कि शराब अगर कंट्रोल में पी जाए तो अच्छी है, ज्यादा पीने से क्या होता है, तो अपने अनुभव से आप एडवर्टाइज कर सकते हो। यहाँ तक कि उस समय अमेरिका में शराबियों को एक तो जेल में डाला जाता था या तो फिर पागल खाने डाला जाता था। तो ये कायदा तक, लॉ बदलने के लिए तक चले गए थे कि शराबी पागल नहीं है या वो बीमार नहीं है, ये गुनेगार नहीं है, वो एक बीमार है, उसको हमारे स्वाधीन, आप लॉ में ऐसी कुछ प्रोविजन करो। कायदा बदलने तक के चले गए। एजुकेशन का सिलेबस बदलने के इन्होंने तक मुहिम कर दी थी कि सिलेबस में, एजुकेशन में होना चाहिए अल्कोहलिज्म के बारे में, वगैरह वगैरह। तो एक समाज में ऐसी एक भ्रम निर्माण हो गया था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये एक्चुअली मूवमेंट है क्या, ये शराब का प्रमोशन करने वाली है कि शराब बंदी का कार्यक्रम करने वाली है, ये धर्म की शिक्षा देने वाली है कि धर्म का विरोध करने वाली है। ऐसे यानी सभी प्रकार का ऐसा एक भ्रम जा रहा था, लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सही उद्देश्य क्या है, क्या प्राइमरी पर्पज है, ये लोगों तक जाने के लिए होना, ये इसके लिए हमारे ग्रेप पॉइंट के एडिटर थे टॉम वाय, उनके द्वारा हमारा प्लेम्बर लिखा गया सन 1947 में। उस समय में टेक्सास ने अपना अलग प्लेम्बर लिखा था, विल्मिंगटन का प्लेम्बर था, ये काफी चर्चा में थे। ऐसे बहुत लोगों ने अपने अलग अलग प्लेम्बर लिखे गए थे और उस पद्धति से वो अपनी कार्यवाही करते थे। लेकिन टॉम वाय ने जो लिखा हुआ प्लेम्बर था, जो ग्रेप पॉइंट में पब्लिश हुआ 1947 में, ये ए ने अडॉप्ट किया। ये प्लेम्बर करीब 11.5 साल तक चलता रहा। फिर इसमें एक बात ध्यान में आई, ऐसी कुछ इसमें लाइन है, क्योंकि प्लेम्बर 47 में हो गया और ट्रेडिशन हमारी 1950 में अडॉप्ट हो गई। हमारी थर्ड ट्रेडिशन कहती है फॉर ए मेंबरशिप ओनली स्टॉप ड्रिंकिंग, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। लेकिन हमारे प्लेम्बर में था ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, कहीं ना कहीं ये मिसमैच हो रहा था। तो ऑनेस्ट शब्द 1958 में हमारे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उसको डिलीट किया गया और वो फिर हमारा रिवाइज प्लेम्बर 1958 से चलता रहा। लेकिन फिर अभी 2020-22 में फिर उसमें एक बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं हमारे प्रियम्बर में गलती है। मेन एंड वुमेन था, लेकिन थर्ड जेंडर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, उसके बारे में चर्चाएं हुई हमारी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, और अभी वो मेन एंड वुमेन भी निकल के वही पीपल कर दिया गया है। ये हमारे प्रियम्बर का हिस्ट्री था। उसी प्रकार हमारी प्रेयर भी है। प्रेयर भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की नहीं है। हमारे 1941 की बात है, केवल हमारे 12 कदम बने हुए थे और यूनियन थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और डीन थे डॉक्टर रेनाल्ड नेबर। उनका कोई परिचित व्यक्ति था, उनका देहांत हो गया था, तो उन्होंने श्रद्धांजलि के तौर पर न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में ये प्रेयर को पब्लिश किया था। ये प्रेयर हमारी रूथॉक सेक्रेटरी के पढ़ने में आ गई, उसको बड़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने उसका कटिंग काट के हमारे उस समय के जो ओल्ड टाइमर थे उनके पास में रखी। हमारे 12 कदम और हमारा प्रेयर, ये दोनों में बहुत बड़ा साम्य है, तो सभी को अच्छा लगा। लेकिन इसको हमारी रेगुलर प्रेयर लागू करने के पहले सबकी राय लेनी चाहिए। तो हमारा एक वॉशिंगटन डीसी में हमारा एक मेंबर था, बाय प्रिंटर प्रोफेशन का उसका काम था, उसको फोन करके 500 विजिटिंग कार्ड इसके छापे गए। वो 500 विजिटिंग कार्ड हेड ऑफिस में आने के बाद उसको फेलोशिप में सर्कुलेट किया गया। सभी ने प्रेयर को सराहा और फिर ए ने इसका एडॉप्शन किया है। ये था प्रेयर का। ऐसा हर चीज का इतिहास है। हमारे जो स्लोगन्स है, इजी डज इट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लिव एंड लेट लिव, उसी प्रकार आज 90 सालों से अल्कोहलिक्स अनोनिमस जिस स्लोगन के ऊपर काम कर रही है, जो जिसे हम महामंत्र भी कहते हैं, वन डे एट ए टाइम, ये स्लोगन कहाँ से आए, इसके जनक कौन है, ये कौन, किसने लिखा है, ये अभी भी इसका रहस्य नहीं मालूम है।
रूथॉक सेक्रेटरी का लेटर है, उसमें वो कहती है कि मैं 1936 से ही हमारे ओल्ड टाइमर के साथ में जुड़ी हुई थी, लेकिन उस समय अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं बनी हुई थी, और इनकी डेली रूटीन की लैंग्वेज में ये वर्ड का मैं इस्तेमाल मैं सुनती थी। तो शायद, और हमारे उस समय के ओल्ड टाइमर थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़े हुए थे, शायद ये स्लोगन ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़े होंगे, ऐसी एक मान्यता है। एग्जैक्ट ये स्लोगन कहाँ से आए अभी भी ये रहस्य ही है। उसी प्रकार हमारे यहाँ पे जो हम टोकन देते हैं बर्थडे में, ये टोकन देने की ये प्रथा कब चालू हुई इसका भी एग्जैक्ट ऐसा इतिहास में नहीं है, लेकिन जो मान्यता है वही मैं बताता हूँ कि सिस्टर इग्नेशिया, जिसे हम एंजल कहते हैं, जिसने 10,000 के ऊपर शराबियों की सेवा की थी, और वो सेंट थॉमस हॉस्पिटल में काम करती थी, और जब कभी वहाँ शराबी आता था और जब वो ठीक होकर रिलीज होता था, उसको एक वो मेडल देती थी जिसे क्रिस्टोफर मेडल कहा जाता था। वो मेडल देती थी और साथ में एक रिक्वेस्ट करती थी कि अगर तुझे शराब पीने की जब कभी इच्छा होगी या शराब पीना रहेगा तो ये मेडल मुझे पहले वापस करना और फिर शराब पीना। शायद उसकी रिक्वेस्ट का लोग मान रखते थे और शराब की तरफ नहीं जाते थे, तो शायद सिस्टर इग्नेशिया से मेडल देने की प्रथा शुरू होगी, ऐसा ऐसी मान्यता है। और हमारा डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर, ये जो हमारा लिटरेचर है, इसमें पेज नंबर 192 पे इस बात का जिक्र भी किया हुआ है। दूसरी मान्यता ऐसी है कि हमारी सेक्रेटरी थी नेल विंक, पहली सेक्रेटरी रूथ हॉक थी जो 1942 तक हमारे से जुड़ी हुई थी। फिर 42 को बॉबी भी आ गई सेकंड सेक्रेटरी हमारी, जो 45 तक थी, और 45 के बाद में नेल विंग थी जो आखिरी तक रही और बिल डब्ल्यू की पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। उसका एक लेटर है 1961 का, उसमें उसने लिखा है कि 1940-41 की बात है कि बिल डब्ल्यू को इंडियाना पुलिस का एक मेंबर था डॉर्टी, उसका लेटर आया था कि सभी मेंबर की जो सोबराइटी वो कपल ऑफ ईयर्स में होते जा रही है, ग्रुपों की भी सोबराइटी कपल्स ऑफ ईयर्स में होते जा रही है, तो इसका काउंटिंग करने के लिए कोई तो भी प्लान है क्या। तो शायद उस लेटर के आधार पर बिल डब्ल्यू ने ये चालू की होगी ये प्रथा, ऐसी मान्यता है। एग्जैक्ट ये टोकन देने की प्रथा कब शुरू हुई ये नहीं मालूम है, इसका जिक्र मेरे अभी तक पढ़ने में नहीं आया है। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जिसका रहस्य मिला हुआ है, किसी का नहीं मिला है। सैक्रिफाई क्या होता है हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। बिल डब्ल्यू को डॉक्टर ऑफ लॉज की पदवी मिली थी नॉर्विच यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो उन्होंने डिनाइल किया। येल यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज ये डॉक्टरेट बहाल हुई थी, वो भी बिल डब्ल्यू ने नहीं लिया। टाइमलाइन मैगजीन में बिल डब्ल्यू द हीलर करके बिल डब्ल्यू को टाइटल मिला था, वहां पर भी बिल डब्ल्यू ने अपना कोई फोटो वगैरह नहीं दिया था। और सबसे बड़ा जो अवार्ड था नोबेल पीस प्राइज, वो तक बिल डब्ल्यू को देने के लिए सभी मेंबर्स की मंशा थी, 1950 की बात है। सभी की ऐसी मंशा थी कि बिल डब्ल्यू का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए भेजा जाए, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे उनको आगे का भविष्य दिख रहा था, ये बहुत सर्वसाधारण लोग नहीं थे। बिल डब्ल्यू का उस समय एक ही वाक्य बोला कि आज अगर मैं ये अवार्ड लेता हूँ तो हमारे सभी मेंबरों में एक स्पर्धा चालू होगी, कंपटीशन चालू होगी कि मुझे भी मिल चाहिए, मुझे भी चाहिए, क्योंकि हम सब, बिल डब्ल्यू कहते हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ चाउस, हम अराजकता की संतानें हैं। सभी में ये हो जाएगी हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट के कारण। साथ ही साथ एनोनिमिटी ब्रेक होगी, और साथ ही साथ इस अवार्ड के साथ में बहुत बड़ी धनराशि भी आएगी, और अल्कोहलिक एनोनिमस बाहर से आउटसाइड फंड रिफ्यूज करती है। इस आधार पर बिल डब्ल्यू ने नोबेल पीस प्राइज के लिए जो नॉमिनेशन था वो भी क्विट कर लिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। 1940 में 8 फरवरी 1940 को जब हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस बड़ी बाल्यावस्था में थी, तब ये नॉन अल्कोहलिक लोग हमारे साथ में जुड़ चुके थे। तब रॉकफेलर ने यूनियन क्लब न्यूयॉर्क सिटी में एक डिनर पार्टी आयोजित की थी। वहां पे मिस्टर स्कॉट, डॉक्टर कैनेडी, फोस्टर, ऐसे बहुत सारे नामवंत लोगों को बुलाया गया था। उसकी पत्रिका भी है, उसमें लिखा था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो ऑथर है बिल विल्सन, वो अपने अनुभव शेयर करने वाले हैं। तो वहां पर बड़ी अपेक्षा से गए थे कि डोनेशन के रूप में हमें काफी मात्रा में पैसा मिलेगा, क्योंकि हमारी उस समय में अवस्था बाकी काफी खराब थी। लेकिन जब वहां पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस को प्रेजेंट किया गया, सब ये निराश होकर वहां निकले थे। उस समय वो डिनर पार्टी में खुद रॉकफेलर अब्सेंट थे, लेकिन उनका जो लड़का था नेल्सन रॉकफेलर, जो वाइस प्रेसिडेंट था, उसने वहां पर डायस पर, जब हमारी ट्रेडिशंस भी नहीं बनी थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये जो है सेल्फ सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, आउटसाइड फंड रिफ्यूज करेगी।
सेवन ट्रेडिशंस का जो पूरा क्रेडिट है बिल डब्ल्यू ने रॉकफेलर को दिया हुआ है कि उसके रॉकफेलर के कारण हम बच गए। अगर हम बाहर से पैसा लेते तो हमारा मृत्यु अटल था। आज दोस्तों बहुत लोगों का नाम है, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का दिन है। आज बिल डब्ल्यू ने अपने जीवन काल में उसकी जो जान बची है उसका पूरा क्रेडिट दिया है ऑक्सफोर्ड ग्रुप को। आज ऑक्सफोर्ड ग्रुप के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सन 1921 में एक लूथरन मिनिस्टर थे, उनका नाम काफी बड़ा है, डॉक्टर फ्रैंकलिन नाथानियल डैनियल बुकमन। इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की थी, उसका नाम था फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियन फेलोशिप। 10 साल तक इस नाम से संस्था ने काम किया। 1931 में इसका नाम बदल दिया गया और ऑक्सफोर्ड ग्रुप किया गया। 31 से लेके तो 38 तक ऑक्सफोर्ड ग्रुप के नाम से केवल 7-8 साल तक ये ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया और हमारे मेंबर बाहर निकल गए, ब्रेकअप हुआ और हमारी अल्कोहलिक फाउंडेशन बन गई। उसी समय ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने भी अपना नाम बदल दिया, मोरियल रीआर्मामेंट नाम रखा गया, जिसे यमारे कहते हैं। जैसे हम शॉर्ट में ए कहते हैं उसे यमारे कहते हैं। ये नाम 2001 तक चला। 2001 में फिर यमारे नाम भी बदल के इसका नाम अभी है इनिशिएटिव ऑफ चेंज। जैसा हमारा 12 कदम, 12 ट्रेडिशंस, 12 कॉन्सेप्ट हमारा कार्यक्रम है, ऑक्सफोर्ड का भी ऐसे ही कार्यक्रम था, 4-5-6। 4 बोले तो 4 एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, प्योरिटी, अनसेल्फिशनेस एंड लव। उसी प्रकार 5 सीज बोलते हैं, जो सी अल्फाबेट पे होने के कारण कॉन्फिडेंस, कंटिन्यूएशन, कन्वेशन, कन्विक्शन, ऐसे सी पे होने के कारण, और 6 स्टेप्स का प्रोग्राम था। जब डॉक्टर फ्रैंकलिन डैनियल बुकमन ने ये ऑर्गेनाइजेशन जब एस्टेब्लिश की थी, उनकी एक फिलोसॉफी थी, ऑल पीपल आर सिनर्स, ऑल सिनर्स कैन बी चेंज, कन्फेशन इज अ प्री रिक्विजाइट टू चेंज, चेंज कैन एक्सेस गॉड डायरेक्टली, मिराकल्स आर अगेन पॉसिबल एंड चेंज मस्ट चेंज टू अदर्स। हम सब पापी है, दोषी है, लेकिन हम सब पापी दोषी बदल सकते हैं अगर हम ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, उसके सामने में अपना कन्फेशन करते हैं, तो हमें एक बदलाव आता है और हम वो बदलाव अन्य लोगों में भी ला सकते हैं। दोस्तों, बिल डब्ल्यू का सेक्रीफाई हमने सुना, उसी प्रकार डॉक्टर बॉब का भी सेक्रीफाई है। जब 1939 में 49 में डॉक्टर बॉब की पत्नी एनी स्मिथ का देहांत हो गया था और डॉक्टर बॉब भी आखिरी अंतिम पड़ाव पे थे। तब हमारे कुछ मेंबर बिल डब्ल्यू के साथ में डॉक्टर बॉब को मिलने के लिए गए थे। सभी की मंशा ऐसी थी कि आपकी ग्रेव के ऊपर, समाधि के ऊपर अल्कोहलिक एनोनिमस के को फाउंडर करके हम तख्ती लगाएंगे। तब डॉक्टर बॉब हंस हंस रहे थे और उन्होंने बिल डब्ल्यू को बोला था हंस के, बिल डब्ल्यू इनको समझाओ, बिल इनको समझाओ, ऐसा पागलपन मत करो, मुझे एक सर्वसाधारण शराबी के सरीखा मरने दो। और दोस्तों, सही में कहीं पे भी डॉक्टर बॉब की जो ग्रेव है या बिल डब्ल्यू की ग्रेव है, कहीं पे भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम या अल्कोहलिक एनोनिमस का को फाउंडर करके नाम नहीं लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं दोस्तों, बताते जाऊंगा तो रात भी कम। इतिहास बहुत हमारा वास्ट है। इतिहास में जाने का यही तात्पर्य है कि जिस संस्था से मेरा जान बची हुई है, उस संस्था के बारे में मैंने जानकारी हासिल करना चाहिए। ऐसे बहुत खतरनाक अनुभव है, कुछ बातें तो ऐसी कि मैं यहाँ बयां भी नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना डिटेल में चला गया हूँ। लेकिन जिस संस्था से मेरी जान बची, मेरे पूर्वजों ने क्या क्या प्रयत्न किए हुए हैं, जिसके कारण मेरी आज जिंदगी बची है, मेरा परिवार आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है, तो आज मेरा क्या दायित्व बनता है। मैं डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू नहीं बन सकता, लेकिन उन्होंने जो काम किया हुआ है, उनके कदमों पे कदम रखकर अगर मैं एक धूल के कण के जैसा भी अगर मैं काम करूं, किसी सफरिंग अल्कोहलिक तक मैं पहुंचने का प्रयत्न करूं, तो मेरा सही ग्रेटिट्यूड इन महान आत्माओं के प्रति होगा, इस संस्था के प्रति होगा। वो वो थे करके आज हम है। वो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने पूरा ये एम्पायर, ये पूरी फेलोशिप मेरे स्वाधीन कर चुके हैं। मैं इसका केयर टेकर हूं, मैं इसका मालिक नहीं समझू। उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर मेरे स्वाधीन करके गए, तो मैं इसका मालिक समझना चालू कर देता हूँ। मैं मालिक नहीं समझू, ये धरोहर है, मुझे मेरे बाद जो आने वाले लोग हैं उनके स्वाधीन करना है। मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम करना है, कोई भी क्रेडिट न लेते हुए। लेकिन आज हम देखते हैं कहीं पे भी हम कुछ भी थोड़ा बहुत ए का काम करने जाते हैं, मार उसके फोटो निकालते हैं, क्या करते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में इस पर डालते हैं। मुझे ए का काम करना है, किसने किया ये बताने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने इतने महान कार्य किए कि किसी लिटरेचर के ऊपर अपना इन्होंने नाम तक नहीं लिखा हुआ है, किसी चीज पे ऊपर इन्होंने अपना अधिकार नहीं रखा हुआ है, सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस को दे दिए है। जब मैं इतिहास में जाता हूँ तो एनोनिमिटी क्या है, सैक्रिफाई क्या है, ये सब चीजें मुझे सीखने को मिलती है।
मैंने काफी समय ले लिया है, मुझे लगता है मेरे बाद में भी और कुछ लोग बोलने वाले होंगे। तो आज उन सभी महान आत्माओं, अभी अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत सारे नाम है। रिचर्डसन है, फ्रांसिस हार्टिगन है, सुसन चीवर है, सिस्टर इग्निशिया है, फ्रैंक एमोस है। ऐसे कितने, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रही, इतने लोगों के नाम है। तो उन सभी के प्रति मैं पूरी फेलोशिप के तरफ से कृतज्ञता अपनी व्यक्त करता हूँ, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। मेरे ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको एक स्वर्ग में स्थान दे, उनको अच्छी गति दे, इनके ऊपर हमेशा अपना आशीष बनाए रखे, और वही ताकत मुझे भी मिलती रहे, ऐसे भी मैं ईश्वर से अपेक्षा करता हूँ। मैं काफी समय ले लिया होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, शांति से धैर्य से मुझे सुना। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, फिर से आपको बहुत बहुत आज के शुभ दिन की बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।